नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। चलिए बिना विलंब किए चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, सिंह अभी, ये नाम है या आईडी जो हो, आपने पूछा है क्या लग्नेश का दान नहीं किया जाता है। मैं कन्या लग्न और तुला राशि का हूं। बुध तृतीय भाव में सूर्य और शुक्र के साथ हैं। मैं गाय को चारा देता हूं, पर हमेशा शक बना रहता है कि मैं लग्नेश का दान करके गलती तो नहीं कर रहा हूं। अब इस विषय को सोचने की आवश्यकता है। कई बार इस पर मैंने तर्क दिया है। आज इस प्रश्न को मुझे लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपने इसमें गाय को भी घसीट लिया है। देखिए, लाल किताब और वैदिक ज्योतिष, अगर आप ज्योतिष को समझें तो इसे हम वेद का नेत्र कहेंगे। अब जिसे हम वेद का नेत्र कहेंगे वो हर जगह भगवान को देखता है। और आप कहें कि गाय को अगर मैं खिला रहा हूं चारा तो वो दान कर रहा हूं, तो आपने समझ लिया होगा कि आपने क्या कहा। अब सिंह अपने नाम के सामने आप लगाए हैं, लेकिन आप या तो इस विषय को समझते नहीं हैं कि गाय के साथ मां का शब्द जोड़ा गया है। मां हर जगह नहीं जोड़ा गया, गाय के साथ जोड़ा गया है। और आने वाले कुछ समय के बाद तो वो शायद वो भी ना दिखे। तो आप दान करके अगर आपका ग्रह खराब होता हो, किसी का जीवन भी खराब होता हो, तो ऐसा जीवन 2-4-100 बार खराब किया जाना चाहिए। तो दुर्भाग्यवशात ऐसा प्रश्न पूछना ही दुर्भाग्य की सूचना है। दान से दुर्भाग्य नहीं, इस प्रश्न से दुर्भाग्य उत्पन्न होगा। दान से तो सौभाग्य, आप क्या दान करेंगे गाय को और क्या खिलाएंगे, लेकिन हां, इस प्रश्न से निसंदेह दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर आगे भविष्य में चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य न उत्पन्न हो, तो इस तरह का प्रश्न कभी मत पूछिएगा, किसी से भी नहीं। यह प्रश्न ही दुर्भाग्य उत्पन्न कर देगा। अगला जो प्रश्न है वो सीमांचला स्वैन, क्या नाम है, खैर जो भी नाम हो आपका, आपने पूछा है मकर लग्न में चंद्रमा गुरु और राहु के साथ बैठे हैं, धनु और कुंभ खाली है, क्या ये केमद्रुम योग है। नहीं, यहां पर गुरु चंद्रमा के साथ है तो गज केसरी हुआ ना, ये केमद्रुम नहीं हुआ यहां, बल्कि कल्पद्रुम योग बन गया। तो यहां केमद्रुम योग नहीं है। आनंद सेठ जी ने पूछा है, यदि धनेश और लाभेश लग्न में सूर्य के साथ हो, सिंह लग्न की कुंडली है, उसका क्या फल होगा। बताया था मैंने, ये महाधन योग सर्वाधिक श्रेष्ठ महाधन योग माना गया है। जब लाभेश और धनेश केवल सिंह लग्न में ही सिद्ध होता है, बुध बन जाते हैं लाभेश और धनेश लग्नपति के साथ लग्न में ही बैठ जाए, तो सर्वाधिक उच्च कोटि का यह महाधन योग बन जाता है। बिंदु कनाल या खनाल दहल, जो भी नाम हो, बिंदु नाम है आपके नाम के आगे, तो इससे आप याद समझ लीजिएगा आपका प्रश्न। अगर चतुर्थेश बुध हो और शनि के साथ युति में भाग्य भाव में हो तो क्या फल होगा। सीधी सी बात है, मैंने एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में यही एक षडाष्टक योग है, जिसे हम षडाष्टक योग नहीं कहेंगे जब चतुर्थ भाव का मालिक जाकर के बैठ जाए कुंडली के भाग्य भाव में। तो आपने ये जो षडाष्टक योग देखा, ये षडाष्टक योग नहीं माना जाएगा, बल्कि ये उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। इस अवस्था में जातक के जीवन काल में भूमि भवन वाहन का सुख जातक को प्रबल मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये बहुत बढ़िया है। अब आपने जैसा कि कहा है कि चतुर्थेश बुध शनि के साथ, अब मिथुन लग्न की अगर कुंडली है तो चतुर्थेश बुध शनि के साथ बैठे हैं, तो शनि यहाँ भाग्येश ही हो जाते हैं, और भाग्येश के साथ चतुर्थेश का संबंध महासुखी योग बनाएगा। तो बहुत अच्छा है ये। स्वप्निल गावड़े जी ने पूछा है, लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो और वही ग्रह नौमांश कुंडली में स्वगृही लेकिन अष्टम भाव में हो तो कैसा फल देगा। देखिए, नौमांश कुंडली में भी ग्रह के पोजीशन को देखा जाता है, लेकिन अगर वहां पर वो स्वगृही हुआ है तो इसका हम प्रभाव कैसे जानेंगे। षड बल, 6 प्रकार का बल, तो ये जो 6 प्रकार के बल में जाकर के आप ग्रह को देखेंगे, जैसे जन्म कुंडली में ग्रह उच्च का है तो उसको एक तो बल मिल गया, स्थान का उच्च राशि में बैठा हुआ है तो उसका बल मिल गया। जैसे उदाहरण से लीजिए सूर्य, मान लीजिए आपका वो ग्रह सूर्य है, मान लीजिए आपका वो ग्रह सूर्य है और आपका जन्म दिन में हुआ है, तो दिन में सूर्य को बल मिलता है तो दिन का बल मिल गया।
इसके बाद अगर वो दसम भाव में उच्च का हुआ तो दिग्बल मिल गया, उच्च राशि में बैठा तो स्थान का बल मिल गया, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है तो दीर्घ बल मिल गया। तो सबसे पहले तो आपने जो कहा कि कोई ग्रह जन्मांक में उच्च का है और नौमांश में वो स्वगृही, तो उसको तो ऑलरेडी बल मिल रहा है, बल तो हुआ। षडबल जाकर के हम इसलिए देख लेते हैं कि उसको और कितने प्रकार के बल मिल रहे हैं और उस ग्रह को कितना बल प्राप्त हो रहा है। तो जब बल जन्मांक में उच्च के होने के चलते मिल ही जाएगा षडबल से, नौमांश में वो स्वगृही होकर के अष्टम में भी बैठा हो तब भी वो अपना अच्छा प्रभाव ही देगा। और एक और प्रश्न पलक टकसाली जी ने पूछा है, यदि कोई ग्रह लग्न एवं नौमांश में एक ही राशि में 29 अंश 59 कला पर हो तो क्या वर्गोत्तमी माना जाएगा? देखिए एक बात आपको बता दूं पलक जी कि मैंने कार्यक्रम में राशिफल अगर आप लोग देखिए, मैं अब तो मुझे यह लगता है कि राशिफल तो राशिफल है ही, राशिफल में मैं सूत्र बताया करता हूं और इतने सूत्र राशिफल में बता चुका हूं कि केवल राशिफल अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा। राशिफल में हाल फिलहाल में सूत्र बताया था कि जब भी कोई ग्रह संधि की स्थिति में जाता है तो वो बलहीन हो जाता है। अब समझिए, ये ग्रह मान लिया जाए कि विषम राशि में है तो मृत हुआ, और मान लिया जाए सम राशि में है तो उस अवस्था में बाल हुआ, तो भी एक चरण का प्रभाव होता है, बहुत कमजोर प्रभाव होता है, बहुत नगण्य प्रभाव। और शास्त्र कहता है कि संधि की स्थिति में गए ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान नहीं कर पाते। तो यहां जो आपने पॉइंट बताया है, नौमांश की स्थिति को देखकर उसे बलि तो माना जाएगा, वर्गोत्तमी भी कहा जाएगा। उसको अगर नाम देना होगा तो वर्गोत्तमी ही नाम दिलाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। क्यों? क्योंकि जन्मांक चक्र वो आकाश है जो खुली आंख से हमें दिखाई पड़ रहा है। हमें और गहन अध्ययन करना पड़ा तो हमने दूरदर्शी यंत्र दूरबीन लगा लिया और तब करीब से जाकर के हमने उसको देखा ग्रहों को, तो वो बाकी के पार्ट हो जाते हैं चार्ट, जितने आप चार्ट जानते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपने जो कहा कि 29 अंश पर, तो निसंदेह संधि की स्थिति में आ गया है ग्रह, लेकिन अगर इसको नाम दिया जाएगा तो वर्गोत्तमी नाम ही हम देंगे। लेकिन हमें यह देखना होगा कि वर्गोत्तमी होने के बावजूद इसको और कितना बल मिल रहा है। इसके लिए षडबल को एक बार देखिए और जाकर के चलित में भी देखिए कि कहां का प्रभाव दे रहा है और किस प्रकार का प्रभाव यह दे रहा है। हाँ, अगर बाकी की स्थिति ऐसी है कि बदल रहा है तो इसका रिजल्ट बेहद नगण्य हो जाएगा। नाम तो वर्गोत्तमी, लेकिन रिजल्ट 20%, 15 से 20% के आसपास का ही रिजल्ट ये दे पाएगा, जबकि वर्गोत्तमी ग्रह स्वगृही ग्रह के समान फल देने वाला बन जाता है। पवन घुंघरूडे ये नाम है आपका, चलिए पवन नाम, बाकी तो आप अपने सरनेम को समझ लीजिएगा। अगर अष्टम में कोई भी ग्रह न बैठा हो और कोई भी ग्रह दृष्टि न डाल रहा हो तो ये अच्छा है या बुरा? वैसे तो ये अच्छा ही है, अष्टम भाव का सुप्त होना, लेकिन आयु के लिए देखिए, अष्टम भाव कुंडली का मृत्यु का भाव है तो आयु का भी तो भाव है। तो अगर इस अवस्था में आपकी जन्म कुंडली में अष्टमपति कमजोर स्थिति में हुए, शनिदेव कमजोर हुए, तो ये आयु को भी क्षीण करेगा। अष्टम भाव का सुप्त होना अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत खराब है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तंत्र मंत्र इत्यादि रिसर्च के दृष्टिकोण से बेहद कमजोर हो जाएगा। जातक के अंदर किसी भी मामले में रिसर्च की शक्ति को यह कमजोर कर देगा, अनुसंधान की शक्ति को यह कमजोर कर देगा, तो यही आयु को भी यह कम करेगा। लेकिन अगर अष्टमपति मजबूत अवस्था में कहीं बैठे हुए हैं तो यह चिंता की कोई बात नहीं, तब ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं, दृष्टि न पड़ना, सुप्त होना कोई समस्या नहीं। और अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं, ये कविंद्र पाठक जी हैं, इन्होंने पूछा है दशमांश कुंडली में सूर्य नीच का हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? पहले जन्मांक चक्र में देखना होगा कि सूर्य किस स्थिति में है। जन्मांक चक्र में यह देखना होगा कि दशमेश किस स्थिति में है। जन्मांक चक्र में दशमेश का कमजोर होना, ध्यान से सुनिएगा, जन्मांक चक्र में दशमेश का कमजोर होना, और जातक अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हो और फिर उसके दशमांश में जाकर के सूर्य कमजोर हो तो फिर उस अवस्था में, या नीच राशि में है तो उस अवस्था में सरकारी नौकरी इत्यादि मिलने में बहुत तकलीफ, और सरकारी नौकरी मिल भी गई तो कार्यक्षेत्र में बहुत परेशानी आएगी। जातक के साथ हर दिन कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहेगी। नवीन कुमार जी ने पूछा है तुला लग्न और राशि मेष है, बुध 5वें घर में है, सूर्य राहु 6वें में और गुरु केतु 12वें में, शनि शुक्र चंद्र 7वें में, क्या पन्ना धारण कर सकते हैं? तुला लग्न, राशि मेष, बुध 5वें घर में है, ठीक है। और आपने आगे पूछा है कि सूर्य राहु 6वें स्थान पर, शनि शुक्र चंद्र 7वें, तो शनि की राशि है ये, शनि जाकर के बैठे हैं केंद्र में, केंद्र त्रिकोण योग। आप बिल्कुल पन्ना पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बुध के अंश बल को देख लीजिएगा। मैं रत्न धारण की बात जब भी आती है
तो मैं सदैव कहा करता हूं कि अंश जरूर देख लेना चाहिए किस स्थिति में है, और फिर रत्न धारण करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अगला प्रश्न जो है वो मोहित जी का है। इन्होंने पूछा है, जब हमारा लग्नेश बलाबल में मृत अवस्था में होकर 26 डिग्री पर विषम राशि में बैठा हो तो क्या हम उसके रत्न धारण कर सकते हैं? लग्नेश, पूरी जन्म कुंडली का सब कुछ यही है। अब किसी भी कुंडली को ले लीजिए, वो चाहे किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, फर्क नहीं पड़ता। जन्म कुंडली का सर्वे सर्वा ग्रह है लग्नेश। लग्नेश कमजोर मतलब जन्म कुंडली में राजयोग हो, नीच भंग राजयोग हो, विपरीत राजयोग हो, किसी भी तरह के राजयोग हो, उन राजयोगों का लाभ जातक नहीं ले सकेगा। वो कब लेगा? जब लग्नपति बली हो। तो आपने जैसा कहा कि लग्नपति मृत अवस्था में, तो ये लग्नपति का मृत अवस्था में होना तो सीधी सी बात है कि पूरी कुंडली ही कमजोर हो गई, चाहे कितने भी राजयोग लगे हों। अब जितने भी जतन आप कर सकते हो, अगर किसी अच्छे भाव में बैठा है तो रत्न धारण करिए, लग्नेश के मंत्र का जप करिए, पूजा पाठ करिए। लग्नेश से संबंधित अन्न का भक्षण करना, वो तत्व देखिए। लग्नेश मृत होने का अर्थ क्या है? किसी भी ग्रह के मृत होने का अर्थ क्या है? क्या कभी कोई ग्रह मृत होता है? क्या कभी कोई ग्रह अस्त होता है? जवाब है ना। ना तो कोई ग्रह मृत होता है, ना कोई ग्रह अस्त होता है। तो फिर इसका मतलब क्या? ये कुंडली में क्या कह रहा है? ज्योतिष शास्त्र दृष्टि विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र दृष्टि विज्ञान है। इसीलिए अभी चंद्र ग्रहण की चर्चा आई थी तो मैंने क्या कहा था, किसी ने पूछा था कि राशि तो हमें सबकी एक ही होती है, मेष से लेकर के मीन तक, तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्यों नहीं मान्य होगा? अब चूंकि वो कार्यक्रम मैंने बना लिया था सो दोबारा जवाब देने का मौका नहीं मिला। आप इस चीज को समझिए, ज्योतिष शास्त्र दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। तो जो चीज हमें दिखाई ही नहीं पड़ रही है, हम उसका प्रभाव भी नहीं मानेंगे। जो चीज दिखे उसी का प्रभाव भी मान्य है। और सबसे बढ़िया इसका उदाहरण यहीं पर है कि क्या कभी कोई ग्रह मृत होता है? क्या कोई ग्रह वक्री होता है? क्या कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है? नहीं। फिर ये सब कुछ प्रतीति है, हमें प्रतीत होता है, और उसी प्रतीत के आधार पर हम इनके फलाफल को तय करते हैं। जन्म ले रहा बालक, और उस समय आकाश में यह प्रतीति हो रही है कि इसी राशि पर, सेम डिग्री पर सूर्य के साथ कोई ग्रह आ गया है तो यह ग्रह अब अस्त माना जाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वो विलीन हो गया है, तो उसका अपना कोई प्रभुत्व नहीं रहा। उसी तरह से जब ग्रह राशि परिवर्तन की स्थिति में होते हैं तो मानव का जैसे जीवन होता है, वैसे ही चक्र ऋषियों ने, ये मनोविज्ञान है एक तरह से, आप इसको मनोविज्ञान के रूप में लीजिए कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो उसी के आधार पर उन्होंने एक मनोविज्ञान सिद्ध किया कि जैसे मानवों का जीवन है और मानव ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं, तो ग्रहों को भी एक उसी प्रकार की स्थिति में लाया जाए। तो उसी तरह की स्थिति में लाया जाए तो जैसे एक घर में आना, एक राशि में आना, एक नया चोला पहनना, तो उसमें बाल अवस्था से लेकर के मृत अवस्था तक जाना जो मानव शरीर करता है, वैसे ग्रह भी करेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। तो यहां पर लग्नपति सब कुछ है। तो लग्नपति मृत तो नहीं हुआ, लेकिन जिस समय जन्म जातक का हो रहा था उस समय यह बेहद कमजोर स्थिति में दिखा, तो यह मृत माना गया। अब जब कोई ग्रह मृत माना गया, और विशेष करके लग्नेश, तो यह सामने दिखाई पड़ जाएगा जातक के जीवन काल में हर सुख होकर के भी उसे सुखों को पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो उससे संबंधित उस तत्व को, मृत होने का अर्थ हमारे लिए क्या है? हमारा वो तत्व कमजोर है, हमें उस तत्व को जागृत करना होगा। तो उस तत्व को जागृत करने के लिए उस ग्रह से संबंधित रंग, उस ग्रह से संबंधित रत्न, उस ग्रह से संबंधित अन्न, उस ग्रह से संबंधित रिश्ता, इन सबको आप जागृत करिए, सबको। फिर देखेंगे कि वो ग्रह आपके जीवन काल में पूरी तरह से प्रभावी हो गया। किसी भी ग्रह को जागृत करने के लिए आपके पास, विशेष करके लग्नेश के लिए अगर हम चर्चा करें, तो उस तत्व के साथ साथ उससे संबंधित रिश्ता, उससे संबंधित पशु पक्षी, उससे संबंधित पेड़ वृक्ष, इन सब पर अगर हम काम करें, यानी उससे संबंधित वृक्ष की देखभाल हम करें, लगा करके उसकी देखभाल कर रहे हैं, उससे संबंधित पशु की हम देखभाल कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो निसंदेह वो तत्व कमजोर होने के बावजूद हमारे शरीर में जागृत हो जाएगा और हम उसका प्रभाव ले सकेंगे। तो निसंदेह आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं अगर उसकी स्थिति अच्छी है। नरेश कुमार जी ने पूछा है कर्क लग्न की कुंडली, और इन्होंने आगे 2 प्रश्न लिख दिया। लग्नेश पंचम में नीच राशि के 9 अंश के, लग्न में राहु शुक्र बैठे हैं, तो क्या मोती धारण कर सकते हैं? देखिए, लग्नेश नीच राशि में है तो सीधी सी बात है, रत्न धारण करना उचित तो नहीं ही होगा। हालांकि अगले सूत्र से पता चलता है कि आपने लिखा है कि मंगल पंचम और दशम के स्वामी होकर के द्वादश भाव में सूर्य और बुध देव को
देव जो कि स्वराशि में विराजमान है उनके साथ बैठे हैं तो क्या मूंगा धारण कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मंगल जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, फलतः यहां चंद्रमा की नीच भंग की स्थिति नहीं बनेगी। सो मैं सलाह दे दूं कि न तो मूंगा पहनना उचित होगा न मोती, दोनों ही रत्न यहां उचित नहीं है। दोनों ही रत्नों से कहीं ना कहीं नुकसान होगा और कर्क लग्न की कुंडली में सर्वाधिक कारक रत्न मूंगा ही है, लेकिन मैं दोनों ही रत्नों की मनाही करता हूं। मोहिल राजपूत जी ने पूछा है, नहीं मोनिल जी ने पूछा है, कुंडली में चंद्र शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट, जहां शनिदेव वक्री हैं, राशि मेरी सिंह है, कैसा प्रभाव साढ़े साथी का होगा। साढ़े साथी अभी कहां आपको आने वाली है, अभी तो दूर है। खैर, चंद्रमा जब भी शनि की दृष्टि से और विशेषकर तीसरी दृष्टि से दृष्ट है तो तीसरी दृष्टि और ज्यादा कष्टदायी हो जाती है। शनिदेव के वक्री होने भर से भी यहां कोई रिजल्ट नहीं होगा, दृष्टि संबंध बना हुआ है। सो मानसिक अशांति परेशानी, यहां पर साढ़े साथी को क्यों पूछ रहे हैं आप, हटा दीजिए। आप ऐसे भी अपने जीवन काल में देखेंगे कि मानसिक अशांति और परेशानी आपको अवश्य ही होती होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि मानसिक अशांति और परेशानी आहे गाहे बगाहे आप देखते ही रहते होंगे। और साढ़े साथी के दौर में सबसे ज्यादा पीड़ित चंद्रमा होते हैं, तो निसंदेह वो समय ऐसा होगा जब मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ेगी। हनुमान जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ उपाय है, वही करिए। और अगला प्रश्न अनमोल राजपूत का है। इन्होंने पूछा है, अगर धनु लग्न के स्वामी गुरु लग्न कुंडली के 6वें भाव में बैठे हों लेकिन चलित चक्र में 5वें में हों तो क्या अवयोग माना जाएगा। जी बिल्कुल माना जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चलित इसलिए है कि हम उसको गहराई से जाने, वो प्रभाव कहां का दे रहा है। योग दुर्योग यही देखना होगा आपको कि किस तरह की स्थिति है। तो अवयोग तो है, लेकिन यह ग्रह चूंकि फल दे रहा है 5वें का, अतः आप अवयोग के बावजूद उस अवयोग का जो संपूर्ण दुष्प्रभाव होता है, क्या होता है, अवयोग होने से जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में भयंकर कष्ट उठाना पड़ता है, उसमें आप कमी महसूस करेंगे, उतनी परेशानी नहीं होगी। और अंकिता अधिकारी जी ने पूछा है, तुला लग्न और वृषभ लग्न में शनि अति योग कारक होकर साढ़े साती में क्या बहुत परेशानी देंगे। शनि के बारे में तो रोज ही आप सुनते हैं कि ये कई लोग तो मतलब भावनाओं से भी जुड़े हुए हैं इनसे। कई बार कमेंट में लोग कह भी देते हैं कि आप शनि के लिए ऐसा नहीं कह सकते। असल में वो ये बात नहीं समझ सकते कि मैं किसी के लिए नहीं कह सकता और सबके लिए कहा जा सकता है। ये ग्रह हैं और हम इनसे प्रभावित हैं, तो इनसे जुड़ने की आवश्यकता बस इतना ही है कि हम इन्हीं से बने हैं। वो पंच तत्व हमारे भीतर जो है वो इनमें भी है और हम में भी, तो हम एक जैसे ही हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। पूजा क्यों, तो सीधी सी बात है, वैसे ही पूजा जैसे शिव और शव का, जब शिव शक्ति के साथ जुड़ा तो वो शिव, अलग हुआ तो शव। हम अहम ब्रह्मास्मि का जो सूत्र पढ़े हैं वही वेदांत का सूत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। हम सभी वही हैं, लेकिन अपना मूल न जानने के चलते हमें बताया था ना कि गंगा से अगर एक नहर निकल जाए तो हम उस नहर में नहाते समय जय गंगे नहीं कहेंगे, लेकिन वो नहर गंगा में जाकर के मिल जाए तो हम नहाते समय जय गंगे कहेंगे। तो गंगा जी में और नहर में बस यही भेद है। तो हम जीव बन गए हैं शिव से अलग होकर के, इसलिए उनकी पूजा, तो पूजा करने की आवश्यकता। अब बारी आती है आपके इस प्रश्न की। साढ़े साथी तो निसंदेह कष्ट देती है और वह कष्ट मानसिक रूप से होता है, लेकिन आपके प्रश्न में यह जानने की आवश्यकता है कि क्या चंद्रमा शनि से सीधा सीधा दृष्ट है। अगर हाँ या युति में है तो हाँ, निसंदेह आप वृषभ लग्न के हो या तुला लग्न के या किसी भी तरह की स्थिति में हो, साढ़े साथी कष्ट अवश्य देगी। लेकिन अगर चंद्रमा शनि से सीधा सीधा दृष्टि संबंध नहीं बना रहे हैं, द्विद्वादश का योग नहीं बना रहे हैं, षडाष्टक योग नहीं बना रहे हैं, तो साढ़े साथी इस लग्न में कम प्रभाव देगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। और नवनीत पाटिल जी ने पूछा है, क्या पंचधा मैत्री में यदि ग्रह मित्र हो तो कुछ लाभ मिल सकता है। 100% मिलता है। और सांभवी त्रिपाठी जी ने पूछा है, मेरी कुंडली में वक्री शनि मकर राशि में 7वें भाव में है और चंद्रमा 6वें भाव में धनु राशि में है, तो क्या वक्री शनि का सप्तम चंद्रमा शनि का संबंध चंद्रमा से बन रहा है। मेरी कुंडली में वक्री शनि मकर राशि में 7वें भाव में और चंद्रमा 6वें भाव में धनु में है, तो क्या वक्री शनि का संबंध चंद्रमा से बन रहा है। नहीं, लेकिन जब साढ़े साती ढैया आएगी तो ये परेशानी देगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि का द्विद्वादश का संबंध है, तो इस अवस्था में कष्ट होगा। और अंकुर कुमार जी ने पूछा है कि अगर कुंडली के 10वें भाव में 3 ग्रह सूर्य शनि और चंद्र हो तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य शनि चंद्रमा यहां पर होने से 2 बातें हैं। एक सूत्र मैंने सोचा था राशिफल में बताने के लिए, दिमाग से निकल गया कि 10वें भाव में जब दो पापक ग्रह हों और उन दोनों पापक ग्रहों के साथ
पाप ग्रहों के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जीवन में जातक के कार्य क्षेत्र में बहुत परेशानी आती है। यहां 3 पाप ग्रह हो गए, चंद्रमा भी पाप ग्रह बन गए हैं क्योंकि सूर्य के साथ है, तो अमावस्या का चंद्रमा पाप ग्रह बना, तो 3 पाप ग्रह। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में बहुत परेशानी आएगी। लेकिन यहां सूत्र को ध्यान से समझिए, ज्योतिष का हर सूत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, शनि भी यहां पर कारक होते हैं, तो सूर्य शनि की युति में शनि का बल बढ़ जाता है। अब जैसा आपने मुझे बताया है कि कुंडली किस लग्न की है, सब जानना ज्यादा जरूरी है। किस तरह की स्थिति में तीनों जो ग्रह हैं किन भावों को प्रदर्शित करते हैं, किन भावों के स्वामी हैं, और किन भावों के स्वामी होकर के आकर के बैठे हैं, 6वें 8वें 12वें के स्वामी होकर के कर्म में आकर के संबंध बनाएंगे तो निसंदेह कार्य क्षेत्र को परेशान करेंगे, खराब करेंगे। तो 3 पाप ग्रह ऑलरेडी कार्य क्षेत्र को खराब करेंगे, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो। लेकिन एक सूत्र यहां और भी लागू हो जाता है कि अगर सूर्य यहां पर बैठे हैं तो सूर्य यहां दिग्बली भी होते हैं, तो जहां जातक को जीवन काल में परेशानी आएगी, कार्य क्षेत्र में वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जिसका वो हकदार है, वहीं कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव के कारण उसको रास्ते भी मिलते रहेंगे, यानी परेशानियों से निकलने का मौका भी उसको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। और अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं यह है दीप्ति रंजन जी का। इन्होंने पूछा है, मेष लग्न में शनि कुंभ राशि में 0 अंश 51 कला के हैं और षडबल में सबसे बली हैं, तो अच्छा परिणाम देंगे? मेष लग्न में शनि सर्वाधिक कारक नहीं होते हैं, परंतु आपने कहा कि कुंभ राशि में लाभ भाव में उनकी राशि बनती है। मेष लग्न में अगर देखा जाए 10वें 11वें के स्वामी होते हैं, लाभ भाव में 0 अंश 51 कला के साथ बाल अवस्था के बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है लाभ के दृष्टिकोण से है तो अच्छा, लेकिन ये लग्न पर दृष्टि डाल करके कार्य को थोड़ा विलंब करेंगे। सो इनके लिए उपाय यही है हनुमान जी की आराधना। लेकिन हाँ, आपने जैसा पूछा, अच्छा रिजल्ट लाभ के दृष्टिकोण से बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि लाभ भाव में पापग्रह का होना, विशेषकर शनि जैसे पापग्रह अत्यंत श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो लाभ की स्थिति तो ये अवश्य ही उत्पन्न करेंगे। कार्य विलंबित कराएंगे लेकिन लाभ की स्थिति अवश्य बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जितने दर्शकों के प्रश्न मैंने लिए वो संतुष्ट हुए होंगे, और दर्शक जो लगातार निरंतर प्रश्न भेज रहे हैं, मैंने हमेशा से बता रखा है आप प्रश्न भेजते रहिए। चुनाव होता रहता है, ऐसा है कि जिन लोगों का प्रश्न लिया गया है, ऐसा नहीं है कि आज लिया गया है। आप किसी भी वीडियो पर कमेंट के रूप में, विशेष करके जो नए वीडियो आते हैं, आप कमेंट के रूप में प्रश्न डाल करके छोड़ दीजिए, वहां से प्रश्न चुन लिए जाते हैं। बाद में जिस दिन मैं ज्योतिष जिज्ञासा या सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम करता हूं, उस दिन आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, ऐसी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।